कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको कवर करने वाले हैं थोड़ा डिटेल में। अभी इतना डिटेल में पूछता है कि नहीं पूछता है, बट क्वेश्चंस कभी भी कहीं से भी इससे आ जाते हैं, तो हम इसको रिस्क पे नहीं डालेंगे। और रही बात इंग्लिश के नोट्स की, तो इंग्लिश के नोट्स तो ये हैं और हिंदी के नोट्स भी इसमें नीचे ही मेंशन है। ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगी, और आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सच में कोई देरी हमको यहाँ पे नहीं करनी है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन जो आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले आई। उसके बाद हम देखेंगे गवर्नर जनरल कौन थे, कांग्रेस कैसे फॉर्म हुई, 3 फेजेस, कांग्रेस के 3 फेजेस और उसके इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, डिफरेंस क्या था मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन एरा में या फिर गांधीयन फेज में, सेफ्टी वॉल थ्योरी और लाइटनिंग स्ट्राइक थ्योरी। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एक बार जान लोगे तो बेटर रहेगा चीज़ों को समझने के लिए। मीन्स इनसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बट इंपॉर्टेंट है तो जान लेते हैं, दिक्कत क्या है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस, स्टार्टिंग के डेज पे जो कांग्रेस के जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे। वुमेंस का कांग्रेस में पार्टिसिपेशन, ब्रिटिशर्स का पार्टिसिपेशन, फर्स्ट कांग्रेस सेशन क्या हुआ, सारे इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन फैक्ट टू कीप इन माइंड। तो देखो, आपको जो मोस्टली क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको सिर्फ इन्हीं दोनों से मिलेंगे भाई, सिर्फ इन्हीं दोनों से। बाकी ये सारा हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनसे भी कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जब वो कभी भी क्वेश्चन पूछ लेंगे और ये वही दिन हुआ जिस दिन आप पेपर देने गए, तो मन में आएगा ना कि काश पढ़ के जाते हैं। तो इसलिए ऐसा मन में ना आए, पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट सोसाइटीज़ जो कि कांग्रेस के पहले फॉर्म हुई थी। कांग्रेस देखो, कांग्रेस का जो टाइम था वो था 1885। इसको तो दिमाग में डाल ही लीजिए। इससे पहले हम लोग कवर कर चुके रिवॉल्ट ऑफ 1857 और उसके बाद सीधा हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस पे आ गए। तो सर क्या इसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ? हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। तो पहले हम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे, उसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें और फिर छोटी मोटी चीज़ें भी। ठीक है, क्वेश्चन जहाँ से आते हैं पहले उनको कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक लैंडलॉर्ड सोसाइटी थी, कब आई थी? 1836 में। किसने फॉर्म की थी? द्वारकानाथ, हाँ द्वारकानाथ टैगोर। और कहाँ पे फॉर्म की थी? कोलकाता में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहली सोसाइटी याद रख लीजिएगा 1836 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको याद रख पाएँ, याद क्या रख पाएँ, इसको याद ही रखना है। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी कब आई? 1843 में। ये बेसिकली जिनका जो एम था वो ये था कि लोगों के अंदर जागरूकता आए, इसलिए इनको बोलते हैं ना गुड सिटीजनशिप क्वालिटीज़ लोगों के अंदर आए, इंडियंस के अंदर, और पब्लिक अवेयरनेस बढ़े गवर्नमेंट को लेकर, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसा कर रही है, क्या गवर्नमेंट में इंटरफेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लाइक अभी डरते हैं लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने से, तो वही जो क्वालिटीज़ थी वो लाना चाहते थे ये लोग। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, डेट याद करनी है बस। पूर्ण सार्वजनिक सभा, पूर्व सार्वजनिक सभा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलनी है। जो अभी इससे पहले बोली थी एक वो, लाइक एक ये वाली बिल्कुल नहीं भूलिए। डेट तो एकदम रट ही लीजिए। किसने फॉर्म की थी? MG रानाडे। ठीक है, फॉर पीजेंट एंड एग्रीकल्चरल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए ये जो सभा है जिसका नाम है पूर्ण सार्वजनिक सभा, इसको फॉर्म किया गया था। मद्रास महाजन सभा की बात करते हैं तो ये आई थी 1884 में। सर 1884 में आई थी मतलब 1 साल पहले आई थी? हाँ, जब 1 साल पहले आई थी। तो सर 1885 में क्या आया था? 1885 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी, तो उसी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं। शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं? INC बोलते हैं। ठीक, हिंदी वालों को भी सब समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ कठिन नहीं। हिंदी के नोट सेम यही नीचे है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, मद्रास महाजन सभा का भाई, अच्छा इसी की तो बात हो गई है। ठीक है ठीक है, ये बेसिकली बोल रहे थे कि सर थोड़ा टैक्स कम कर दो। ये जो है मद्रास महाजन सभा, ये बोल रहे थे गवर्नमेंट है ब्रिटिश लोगों से कि टैक्स कम करो, कट्स करो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स में, और फंडामेंटल राइट्स पे जो सिटीजनशिप के उन पे ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें कौन बोल रहे थे? ये मद्रास महाजन सभा वाले बोल रहे थे। लाइक आप घर वाले से बोलते हो ना कि मम्मी को सैलरी 500 दे रही हो, मतलब 5,000 दे रही हो, 6,000 दोगी क्या हैं, ये सारी चीज़ें। और मम्मी आप मतलब कहना तो नहीं चाहिए, बट हो सकता है मम्मी से बोल दो कि मम्मी अपना खर्चा कम करो, हमको पैसा ज़्यादा दो। तो ऐसा मत कहिए, मतलब मत कहना, बट अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं। फिर आता है बंगभाष प्रक्षा सभा। ठीक है, ये भी देख लेना। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये भी देख लेना, इंडियन लीग ये भी देख लेना। देखो इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये दोनों बिल्कुल नहीं भूलनी है। मद्रास महाजन सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूर्ण सार्वजनिक सभा इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। ये सर सभी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्या नहीं? तो देखो सब देख लेना, बट जिनको मैं बोला हूँ उनको थोड़ा प्यार से देख लेना। ठीक है, गवर्नर जनरल, वैसे तो इनको हम डीप में बाद में कवर करने वाले थे, बट बाद ही में कवर करें क्या? देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। अच्छा, नेम याद कर लीजिए। ठीक है, गवर्नर जनरल एक थे विलियम वेटिंग, कब 1828 से लेके 1835 के बीच में।
1833 में इट वॉज सेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो, अच्छा 1833 में बोला गया कि जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा उसी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वही बन जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये चार्टर एक्ट 1833 में बोला गया, ठीक है। तो विलियम बेंटिंग का आपको याद आ गया। इनके टाइम पे सर्किट कोर्ट्स रिस्ट्रक्चर्ड हुए। देखो सर्किट कोर्ट्स होते क्या थे, देखो अच्छे से समझना। कोर्ट मतलब जानते हो ना, कचहरी। तो उस टाइम पे क्या करते थे कि मूवेबल कोर्ट होते थे जिनको बोलते हैं मोबाइल। मोबाइल जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? तो देखो मोबाइल मतलब होता है जो चीज़ मूव करती है, मतलब इधर से उधर मूव करती है। कोर्ट होते हैं कोर्ट, कोर्ट कचहरी। तो वो गांव गांव जाते थे कि तुम्हारे गांव में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे शहर में क्या समस्या है, ये सारी चीज़ें उधर से उधर जाते थे गांव गांव में, और फिर सारी सबके लोग समस्या सॉल्व करते थे। तो भाई समस्याएं बहुत होती थी और ये काम के थे नहीं कोर्ट्स, मतलब काम के तो थे बट टाइम बहुत लग जाता था। तो उस चक्कर में इनको थोड़ा क्या किया गया, इनको रिस्ट्रक्चर किया गया, ठीक है। किसके साथ? रिप्लेस विद द कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट हु वर परमानेंट ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट। तो इसकी जगह पे एक कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड, देखो एक कमिश्नर है जो कि रेवेन्यू ऑफ सर्किट का ध्यान देते थे, और वो परमानेंट से डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जो परमानेंट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। अब ये कोर्ट्स को इधर से उधर मूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक परमानेंट ऑफिसर आ चुका है, वही आपकी सारी चीज़ें देख लेगा, ठीक है। नहीं समझे? देखो आपके जो, मान लो आपको कोई न्याय चाहिए, तो न्यायालय जो मान लो समझते थे वो घूमते थे पहले इस गांव में फिर उस गांव में फिर इधर से उधर, उन्हीं को हम लोग बोलते थे मोबाइल कोर्ट्स, ठीक है। ये जो सर्किट कोर्ट्स है उन्हीं को बोलते थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसमें दिक्कत बहुत हो रही है, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर रख दिया। उन्होंने कहा जो भी प्रॉब्लम हो इनको जाकर बता देना, बस सिंपल हो गया। समझ में आ गया? बस धन्यवाद। 1833 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लास्ट बंगाल। ओके ये कौन है? 2 है। देखिए इसको गलत सही कर देते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो सुनिए 1833 में जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना वही था गवर्नर लास्ट जनरल कहाँ का था? इंडिया का। सुनो देखो कंफ्यूज मत हो। देखो अभी हाल चार्टर एक्ट आया 1833 में, उन्होंने क्या बोला कि जो बंगाल का होगा गवर्नर जनरल वही तो इंडिया का कहलाएगा। तो भाई जो गवर्नर जनरल उस टाइम पे बंगाल का होगा वो इंडिया का बन गया होगा। और कौन था उस टाइम पे बंगाल का? यही तो थे विलियम बेंटिंक। तो जो विलियम बेंटिंक थे वो पहले बन गए इंडिया के। क्यों? क्योंकि वो पहले बंगाल के थे। बंगाल के आखिरी, क्योंकि बंगाल के बाद अब जो भी बंगाल का बनेगा वो काय का कहलाएगा? इंडिया का कहलाया जाएगा। समझ गए ना? अगर आपकी चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप वीडियो रिवर्स करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने बेसिकली अबॉलिश कर दी सती। सती मतलब तो सती प्रथा। जब औरतें जो होती थी या जो जिनकी शादी हो जाती थी या जो विधवा हो जाते थे तो वो सती मतलब कर लेती थी। आप बेसिकली जानते हो, इसके बारे में ज़्यादा बताना चाहता हूँ, मतलब आप जानते इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अबॉलिश सती, इन्होंने सती खत्म करी कब? 1829 में, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन। तो लोग इनसे बोल रहे थे कि भैया ना करो, हमारी जो आस्थाएं हैं उनके साथ ना खेलो, आप ठीक आदमी नहीं हो। कौन बोलते थे? लोग बोल रहे थे। पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने सती अबॉलिश कर दी। और इसमें मेन एफर्ट्स किसके थे? राजा राममोहन रॉय के, ठीक है। सप्रेशन ऑफ ठगी। सर ये ठगी क्या? ये वही ठग हैं जो आपको ठग लेते हैं, ठीक। तो इनको खत्म कर दिया किसने? विद द हेल्प ऑफ विलियम सेल्मन। सर ये इतना सारा समझ ही नहीं आ रहा, विलियम बेंटिंक के बारे में इतना पढ़ना पड़ेगा? अभी तो आईएनसी स्टार्ट नहीं हुआ सर, कितना पढ़ना पड़ेगा? सुनो भाई, एक बार डिटेल में पढ़ लो, बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये गवर्नर जनरल लोगों से क्वेश्चंस बनते हैं। इनको डिटेल में पढ़ लीजिए। हम इसको आईएनसी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें बार बार दिखते हैं, तो इसी में डिटेल में पढ़ लेते हैं। वरना इनको अलग से पढ़ते ना तो आपको लगता नहीं कितना बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो अभी लग रहा है तो लगने दीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ओपन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर इंडियन बेस्ड ऑन मेरिट नॉट ऑन कास्ट एंड रिलीजन। तो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स खोली, किन के लिए? इंडियंस के लिए भाई। और इंडियंस के लिए गवर्नमेंट जॉब खोली, उनमें इन्होंने बताया कि भाई ये मेरिट पे डिपेंड करती हैं, ना कि तुम्हारी कास्ट और ना ही तुम्हारे धर्म पे। तुम्हारी जाति या धर्म के अकॉर्डिंग तुमको नौकरी नहीं दी जाएगी। तुमको नौकरी दी जाएगी कि भैया तुम्हारी मेरिट कितनी बन रही है ना, जो कि अभी भी दी जाती है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन विद मैकेलेस मिनट ऑफ ऑन एजुकेशन, ठीक है। मकालेस मिनट ऑन एजुकेशन। तो भाई देखो ये कन्फ्यूजन हो सकता है, पर सुनो, जो मैकेले जो भी इसको बोलते हैं, तो मैकेले जो मिनट ऑन एजुकेशन जो कि 1835 में आया था, तो उसी का इंट्रोडक्शन किसने कराया था? इन्हीं ने। विलियम बेंटिक की बात कर रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन का, ठीक है। एडुकेट इंडियंस इन वेस्टर्न साइंस एंड थॉट बाय प्रमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है। इनको ये लोग पढ़ाते थे
वेस्टर्न साइंस और उसी के थॉट प्रोसेस से, और प्रमोट कर रहे थे किसको? इंग्लिश एजुकेशन को। कौन लाए थे? विलियम बेंटिक। कब लाए थे इंग्लिश एजुकेशन? कब लाए थे? मकाले मिनट ऑफ एजुकेशन 1835, उसी के साथ, बस इसके साथ याद रख लीजिए, उसी के साथ आया था ये, ठीक है। एजुकेशन विथ मकाले मिनट, बस इतना, बस ज़्यादा नहीं, बस इतना ही, ठीक है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये बेसिकली ये था कि जो जिस तरह से है, लाइक अगर आप हिंदी में हो तो आपको हिंदी में ही पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए। ये थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस नेम याद रख लीजिए कि ये किसके टाइम पे आई थी? विलियम बेंटिक। बाकी डिटेल में जानना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो यही है वो सर्किट कोड्स जो बताए थे ना, इन्हीं को हम लोग बोलते थे ना मोबाइल कोड्स। ये लिखा हुआ है कि जो इधर से उधर जाते थे, वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर, वही है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इंट्रोडक्शन ऑफ, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे प्रपोज किया गया था, आया नहीं था, प्रपोज किया गया था कि भाई रेलवे लाओ, टेलीग्राफ लाओ, इनके टाइम की बात हो रही है, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो कट डाउन मिलिट्री कॉस्ट जो मतलब था उसको थोड़ा कम कर दिया गया। इम्प्रूव्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम था उसको अच्छा किया किसने? विलियम बेंटिक के टाइम पे। अच्छा ये बताइए, जो पहली रेलवे चली थी कब से कहाँ तक चली थी, जरा ये बताएंगे आप? क्योंकि अच्छा देखो बता देंगे, उसको आता है, कमेंट करिए भाई। और ये बताओ जरा, ये सर्किट कोड्स होते हैं क्या? अभी आपको बताया था ना सर्किट कोड्स क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। सर्किट कोड्स बताइए। पूर्ण महाजन सभा कब आई वो बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की संस्थापन कब हुई वो बताइए। और साथ में ये बताइए कि जो मकालेस की जो एजुकेशन वाला सिस्टम था वो कब आया था। ये सर्किट कोड वही है, देखो इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है नहीं, वही है कि मतलब बता दिया है इसलिए दोबारा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अभी आपको बता दिया ना, इधर से उधर मूव करते थे, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना था, रिमोट एरियाज़ में घूमते थे, मोस्टली हैंडल्ड बाय क्रिमिनल जो केसेस थे उन्हीं को हैंडल करते थे, ठीक है। प्रॉब्लम वही थी, डिले होता था क्योंकि कभी कभी आते थे, हर जगह तो घूमते, दिन भर तो घूमते रहेंगे नहीं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ओके। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो रिफॉर्म जो हुआ, मैं आपको बताया था कि जो स्लो मूविंग कोर्ट्स से जो इधर से उधर धीरे धीरे जाते थे उनको कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू सर्किट से क्या कर दिया था? रिप्लेस। सर ये कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू ऑफ सर्किट क्या? ये देखो वही तो है जो कि डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर बनाया था जो कि सारे केसेस को फिर सॉल्व करेगा। अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए आप लोग, याद आ गया होगा आपको, है ना। देखो परमानेंट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का याद आ गया। अब ये वही ठगी है, इसको चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ये लोग क्या करते थे? ठगी लोग लूट लेते थे और मर्डर कर देते थे, जो बाहर के लोग आते थे सिस्टम बना देते थे, ठीक है। ऑफन यूज्ड डिपेक्शन प्रेटेंडेड टू बी फ्रेंडली, मतलब बोलते थे ये भाई आप हमारे चाचा के लड़के हो, वो हम नहीं जानते हमारे चाचा का भी कोई लड़का है, वो कहे नहीं आप हो, आपको पता नहीं, आप कुंभ के मेला में बिछड़ गए थे। तो जैसे वो उनके पास जाते थे, चलो आओ दारू वारू पिए, और जैसे वो जाते थे इनका गेम बजा देते थे, ठीक है। अब वही है पुराने ज़माने का सिस्टम जो चलता था ना कि रुमाल सुंगा दिया, जिसको हम लोग हैंडकरचीफ भी बोलते हैं, तो मतलब बोलते हैं ना हैंडकरचीफ, बेसिकली रुमाल, उसको सुंगा दिया, मतलब स्मेल करा दिया, जिससे लोग बेहोश हो जाते थे। और जो पुरानी पिक्चर के सीन है वही सब, समझ गए? बस मैकले, ये क्या है? मैक काफे, क्या नाम, तो ये मैट कैल्फ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे तो फिर बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन जितने आते हैं उतना ही देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वही बेटर रहेगा आपके और हमारे लिए। एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ये, एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, मतलब ये थे नहीं। एक्टिंग गवर्नर जनरल मतलब होता है कि किसी के टाइम पे एक्ट कर रहे हो, तो कब? 1835 से 1836 के बीच, सिर्फ एक साल की बात है, ठीक है। नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता था, मतलब इन्होंने प्रेस को बहुत ज़्यादा छूट दी, मतलब चीज़ों को छापने के लिए। जैसे देखो अभी ये देखो फेमस रिफॉर्म इनका क्या था? फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1835 में आया था। एक साल के अंदर इन्होंने मतलब थोड़ी गच्च कर दी ब्रिटिशर्स के दिमाग के। सुनना, ही रिमूव ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस इन इंडिया, इन्होंने बोला कि तुमको जो छापना है भाई वो छापो, हम तुमको मना नहीं करेंगे। इन्होंने लगा कि हम नेता नगरी कर रहे हैं, इनको लगा कि हम नेता नगरी करेंगे, लोग हमको चुनेंगे। एक साल बाद इनको सिस्टम से हटा दिया गया, ठीक है। 1835 से 1836 एक टाइम का था, क्योंकि ये क्या बोले थे कि भाई आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो छापना है छापो। एंडेड द सिस्टम ऑफ प्री सेंसरशिप इम्पोज्ड बाय अर्लियर लॉज, जो भी प्री सेंसरशिप के सिस्टम थे उन सबको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। जो कि पहले क्या मतलब जो पुराने लॉज थे उनके अकॉर्डिंग जो प्री सेंसरशिप के जो जितने भी क्या बोलते हैं सिस्टम थे उन सबको हटा दिया गया। किनके? इनके रूल के अंदर। कि मतलब पहले जो भी आप पे लॉस लगते थे वो सारे हटा दिए गए, और अब आप फ्री हो एकदम कुछ भी छापने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए, वो सारी चीज़ें। बिकॉज ऑफ दिस बोल्ड स्टेप ब्रिटिश ऑफिसर क्रिटिसाइज्ड हिम, ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा पगला अगला होगा भी तो हमारी टीम में उनकी टीम में हो ये सारी चीज़ें। बट इंडियन प्रेज्ड हिम, तो इंडियंस लोग थे उन्होंने इनकी तारीफ करी कि भाई बहुत बढ़िया इंसान है यार, तुम तो एकदम अवतार हो गए भगवान का हमारे लिए, ठीक है।
लेटर बिकेम जर्नल ऑफ जमैकिया एंड गवर्नर ऑफ कनाडा। जमासिया पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? जमाकिया, मतलब बाद में जाके गवर्नर बन गया, जमासिया एंड गवर्नर ऑफ कनाडा। ठीक है, इतना ही पढ़ लीजिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, डल हाउसी को तो आप जानते ही हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के चक्कर में लाइक हम लोगों ने जो अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1857 का रिवॉल्ट, तो उसमें जो इनकी पॉलिसी थी उसको हमने डिटेल में पढ़ रखा था। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, 1848 से लेके 1856 फर्स्ट गुड ट्रेन इन्हीं के टाइम पे चली थी। ठीक है, जो पहली गुड ट्रेन थी इन्हीं के टाइम पे चली थी। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा हाँ, आपने बताया नहीं कि जो पहली, अच्छा बता दिया, चलो ठीक है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इन्हीं के टाइम पे हुआ था। टेलीग्राफ लाइन्स एंड पोस्टल रिफॉर्म इन्हीं के टाइम पे आए थे। वुड्स डिस्पैच, देखो इसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टर ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये आपको करेगा कंफ्यूज। तो देखो वुड्स डिस्पैच जो 1854 में आया, ठीक है, ये MC भाई कोई गाली नहीं लिखी है, इसका मतलब होता है मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो इसका मतलब समझो, इट इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग एंड प्रमोटेड वुमेंस एजुकेशन। ये जो आया था मैग्ना कार्टा, इसके अंडर में एजुकेशन को इम्प्रूव किया गया, टीचर की ट्रेनिंग कराई गई, प्रमोट किया गया वुमेंस की एजुकेशन को। ठीक है, अब मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड में आया था, उसका मतलब क्या था, लिमिटेड द किंग्स पावर, जिससे किंग की जो पावर थी वो लिमिटेड कर दी गई थी, और सबको बोल दिया गया था कि सब के सब जो लॉ है, लॉ के सामने सबकी कोई इज्जत नहीं। मतलब ये है कि लॉ सबसे ऊपर होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। तो सर क्या हमको दोनों याद करने हैं? जी, आपको ये भी याद करना है और आपको ये वाला भी। बस अब ये समझो, वुड डिस्पैच बेसिकली मैग्ना कार्टा, जो वुड डिस्पैच था इसी को हम लोग बोलते थे। सुनो, जो वुड्स डिस्पैच था इसी को हम लोग बोलते थे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, अब मैग्ना कार्टा इंडियन एजुकेशन का अगर बोलते थे तो सर मैग्ना कार्टा क्या होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हमने आपको बता दिया। ठीक है, लॉर्ड मायो देख लीजिए, 1869 से 1872, ही वॉज मर्डर्ड बाय शेर अली अफरीदी बाय स्टैबिंग। जो शेर अली अफरीदी थे, ये इनको पीछे से इतना बड़ा चाकू मार देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इनका बढ़िया कहानी है, कभी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, देखना। देखिए, स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज मेड इन इस टाइम। जो स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। तो ज़्यादा डिटेल में इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ लाइक जो मैंने हाईलाइट कर रही थी उनको एक दो बार देख लीजिएगा। लॉर्ड लिटन के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो टाइम पीरियड 1876 से 1880 क्या याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। सेकंड एंग्लो अफगान वॉर इन्हीं के टाइम पे हुआ, 1878 से 1880। इंट्रोड्यूस वेरिकुलर प्रेस एक्ट, ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, 1878 में आया था। लोकल न्यूज़पेपर जो आसपास जो बैन, लोकल न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया था। बेसिकली रीजनल के जो लैंग्वेज थे, जो मतलब आलतू फालतू, मतलब जो सही छाप रहे थे ब्रिटिशर्स के बारे में, उनको बैन कर दिया गया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। ठीक है, आर्म्स एक्ट आया इनका 1878 में। नो इंडियन कैन मैन्युफैक्चर आर्म, कोई भी इंसान, कोई भी इंडियन, आर्म्स मतलब जो गोला बारूद, मतलब गोला बारूद और ये बंदूकें होती हैं, इनको नहीं बना सकता, मतलब मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, वही चीज़ें। 1877 में ऑर्गेनाइज फर्स्ट दिल्ली दरबार। देखो दिल्ली दरबार क्या होता है। 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार बनाया गया। देखो दिल्ली दरबार बेसिकली तब सजाया जाता है या बनाया जाता है, जो भी है, आप बस इतना याद रखिए कि जब किंग और क्वीन चेंज होती है ब्रिटेन में, कि ब्रिटेन में अगर कोई राजा या रानी बदल गया या फिर कोई नया का रूल आ गया, पुराने का रूल आ गया, तो दिल्ली दरबार होता था। तो पहले का हुआ था 1877 में, सेकंड का हुआ 1902 में, थर्ड का हुआ 1911 में। और ये कब हुआ था, जब थर्ड दिल्ली दरबार हुआ तो उसी टाइम पे कैपिटल चेंज हो गई थी कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, लॉर्ड रिपन देख लीजिए। अच्छा, जो प्रेस वेन्युकुलर एक्ट आया था वो कब आया था? सर ये प्रेस वेन्युकुलर तो एक्ट कुछ था ही नहीं। अच्छा, तो मीडिया से रिलेटेड, जो मीडिया हाउस से रिलेटेड एक एक्ट आया था, जिसमें बेसिकली उन्होंने बोल दिया था कि आप कुछ भी छापिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कब आया था और किसके टाइम पे आया था, जरा बताइए। और जिसके टाइम पे आया था उसका टाइम पीरियड कितना था, वो तो आपको याद हो ही गया होगा कि 1 साल का टाइम पीरियड था, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही इंडियंस का साइड ले रहे थे, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो रिपन का टाइम 1880 से 1884, इससे जस्ट पहले का जो टाइम था वो था 1876 से लेके 1880, मतलब 4 साल का वो, 4 साल का ये। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, आपको ईजिली याद हो जाएंगे चीज़ें। Therefore, Lord Ripon replaced the vernacular press at 1882, restoring press freedom to Indian language newspaper। तो हाँ, ये जो आया था जब इन्होंने दोबारा, देखो सबसे पहले आया था उस टाइम पे 1835 1836 एक टाइम पे आया था, 1 साल के लिए, मतलब जो भी था उनके टाइम पे आया था। उन्होंने सबको फ्रीडम दे दिया था, फिर फ्रीडम ले लिया गया था, इन्होंने फिर दोबारा दे दिया, रिस्टोरिंग
प्रेस फ्रीडम फॉर इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, जो इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर थे उनको दोबारा बोला गया कि भाई आप दोबारा छाप सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मना कब किया था? हमको तो यही याद आ रहा है कि आता था। तो देखो अभी हाल तो मना कर दिया था। देखो देखो ये वाला अभी तो मना किया था 1878 में, देखो। और इससे पहले देखना यहाँ पे कहाँ गया, 1 साल के लिए, ये देखो, ये जो देख रहे हो फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट, ये आया था 1 साल के लिए 35 से 36। उसके बाद इनको फिर दोबारा बोला, अरे अच्छा तुमने ऑन कर दिया, रुको अब लोगों को छापने नहीं देंगे, मना कर दे रहे। उन्होंने कहा अच्छा तुमने मना कर दिया, रुको रुको रुको, दोबारा हम लोग अलाउ कर दे रहे हैं। तो यही चलता रहा, ठीक है। द एक्ट वॉज ओरिजिनली इम्पोज्ड इन 1878 बाय लॉर्ड लिटन एंड सप्रेस क्रिटिसिज्म टू सप्रेस द क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके। तो जो एक्ट था बेसिकली कब इम्पोज किया गया था? 1878 में बाय लॉर्ड लिटन टू सप्रेस क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल पे जो क्रिटिसिज्म उठा रहे थे लोग, उसको सप्रेस करने के लिए इसको 1878 में लाया गया, ठीक है। ओके उसके बाद देख लेते हैं, कंसीडर द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मत भूलिएगा। इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसको बोलते हैं? कमेंट करिए किन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया। जो देखो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है, इसके बारे में याद रखिए, ठीक है। कब आया? 1881 में। बस इतना याद रखना है। वर्किंग कंडीशन एंड चाइल्ड लेबर पे काम किया गया, बस। हंटर कमीशन कब आया? हंटर कमीशन किस लिए था? एजुकेशन के लिए था। कब आया? कभी कमेंट में बताएगा, ज़्यादा जरूरी है नहीं, बट याद रख पाए तो रख लीजिए। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, इनके टाइम पे है, बस इतना याद रखिए। इलवर्ट विल आफ्टर द यूरोपियन पीपल ट्रायल कैन रन अंडर द इंडियन जज। ओके ये इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। नहीं भूलना मतलब नहीं भूलना, ये सुनिए। इलवर्ट विल के बाद जो भी यूरोपियन लोग थे उनका ट्रायल इंडियन जज के अंदर हो सकता था, कि जो इंडियंस हैं वो कह सकते हैं क्या रे गोरे इंसान, तूने साला वहाँ मर्डर कर दिया, ये सारी चीज़ें, अब तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ें, ठीक है ठीक है। इमीडिएट कॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ INC, तो इसी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया, ठीक है ठीक है। तो अब देखते हैं, अब हम लोग टॉपिक पे आ चुके हैं। सर एक बात बताइए, अगर टॉपिक पे अब आए तो इतनी देर से कि हम लोग मक्खी मार रहे थे, तो देखो भाई इतनी देर से हम लोग मक्खी नहीं मार रहे थे, इतनी देर से हम लोग मच्छर मार रहे थे। बात ये थी कि उनके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी था, अगर उनके बारे में नहीं पढ़ते तो आपको बाद में पढ़ना पड़ता, इस वजह से बताना ज़रूरी था। तो मक्खी नहीं मार रहे थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो ये INC का आइडिया था, ये कौन लाया था? एहो ह्यूम लाए थे, ठीक है। इनका ज़रा कोई फुल फॉर्म बताइएगा, एहो ह्यूम का। अगर फुल फॉर्म याद है तो अच्छी बात है, वरना याद नहीं रखेंगे कभी नहीं पूछते हैं। अच्छा पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो AOUM का जो फुल फॉर्म है एहो का, जरा कमेंट करके बताइए क्या है, ओके। तो इन्हीं ने कन्वेंस किया था डिफरेंस, और बोला ए भाई INC को बना देने दो, वरना ये अभी 1857 में इतना आतंक मचाए हैं लोग, दोबारा मचा देंगे, और भैया ये हमारी सेफ्टी की तरह काम करेगा। सेफ्टी वॉर मतलब होता है कि लोग अचानक से आक्रोश में आके 1857 या 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना कर दें, उस चक्कर में इन्होंने कांग्रेस को फॉर्म होने दिया, ठीक नहीं समझे। इन्होंने बोला कि भाई कांग्रेस को बन जाने दो, बनना ये इन्होंने जो आतंक मचाया था 1857 में दोबारा मचा देंगे, लोग हैं भड़के हुए, इनकी सुनने वाला कोई है नहीं। क्योंकि देखो 1885 लाइक कांग्रेस से पहले कोई को अगर कोई बात रखनी तो कहाँ जाके बोलेगा? तो अब ये जो जब INC बन जाएगा तो आदमी यहाँ जाके बोलेगा, और INC सीधा ब्रिटिशर्स से बोलेगी। तो इनकी बात सुनना स्टार्ट कर दो, ये बोला था इन्होंने। किसने बोला था? एहो ह्यूम ने। किससे बोला था? डफरिन से बोला था, ठीक है। अब डफर से याद मत कर लेना, ठीक है। वैसे डफर से याद इसलिए कर सकते हो क्योंकि डफर या डफरिन ने ही तो अलाउ किया था कि INC बन जाए, और बाद में जाके यही रीजन बना कि हम लोग आज़ाद हुए, ठीक है। तो एहो ह्यूम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। फाउंडर थे किसके? INC के। इंडियन सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। हिज फादर वॉज बॉर्न फ्रॉम जो इनके फादर थे वो आयरलैंड से थे, एंड ही वॉज ऑल्सो अ सिविलाइज्ड सर्वेंट थे, ठीक है। सिविल सर्वेंट है वैसे ये, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। टाइमलाइन, ओके ओके ओके। तो टाइमलाइन की ये है, ठीक है। 1854 से लेके 1882 ही वॉज अ बॉटनिस्ट। अच्छा देखो, जो बॉटनी की स्टडी होती है, बॉटनी किस चीज़ की स्टडी होती है, कोई बताएगा? जो बॉटनिस्ट होते हैं वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ज़रा ये बताइए। और हो सके तो ये भी बताइए, जो ऑर्थिनोलॉजिस्ट होते हैं वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा वैसे तो आपने देख ही लिया होगा कि जो पंछियों के बारे में पढ़ते हैं उन्हीं को लोग बोलते हैं ऑर्थिनोलॉजिस्ट, ओके। एक बात और, 1857 में सर ये कहाँ थे? तो हमने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, और अभी बता रहे हैं कि 1857 में ये इटापा में थे। वहाँ पे लोगों ने इनकी मदद की थी कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये इंसान थोड़ा ठीक था, ठीक है।
1882 में जब इनका टाइम खत्म हुआ तो 1882 में इन्होंने क्या किया, ये रिटायर हो गए, रिटायरमेंट लिया और विजिट किया इंडिया को, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, हर जगह विजिट किया। 1882 से लेके 1885 के बीच में इन्होंने शिमला मतलब इन्होंने शिमला में घर लिया, पॉलिटिकल एडवाइस वाले लोग लिए, लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे पूरे इंडिया में, उनसे बोला कि भाई आप देखिए, पहले पढ़ लेते हैं, लिखा गया है बेसिकली, पॉलिटिकली एक्टिव पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज जर्नी। हाँ बस वही है, कुछ नहीं। इन्होंने आसपास लोगों से बोला कि भैया तुम्हें ज़्यादा मतलब पता है, तुम अपनी बात रख सकते हो। उन्होंने काम रख सकते, हम नेताजी हैं। उन्होंने बोला क्या हम भी नेताजी? उन्होंने बोला हम भी नेताजी। कुछ बॉम्बे से, कुछ मद्रास से, कुछ बंगाल से, कई इलाकों से इन्होंने नेता उठाए और बाद में जाके जब इन्होंने 3 साल घूम लिया, एक शिमला में बढ़िया मकान ले लिया और वहाँ मौज मार ली पूरी, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला चलो भैया तुम लोग की कांग्रेस बनवा देते हैं और तुम लोग खुश रहो, ठीक है। तो फिर उन्होंने जाके कन्विंस किया डफरिन को कि भैया आईएनसी बन जाए तो इनको काय को बाद में सिस्टम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। पिछली बार इन्होंने इतने लड़के मार दिए हमारे, इस बार तो भैया पता नहीं क्या होगा, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रात को सो भी जाओ तो मत भूलना कि जो पंछियों के विशेषज्ञ हैं उनको, मतलब फादर इंडिया के, जो इंडियन ऑर्थोलॉजी के जो फादर हैं, किनको कंसीडर किया जाता है, तो ए हो ह्यूम को, और फादर ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसको कंसीडर किया जाता है, तो वो भी ए हो ह्यूम को, ठीक है। अब दादाभाई नारोजी के बारे में पढ़ लेते हैं। ही बिकेम 3 टाइम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, मतलब 3 बार ये प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सर प्रेसिडेंट इंडिया का होता है, आईएनसी क्या होता है? तो देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक कांग्रेस की मान लो कोई पार्टी समझ लीजिए, तो उसमें इंसान प्रेसिडेंट बनेगा, हर साल चेंज होता था, और जितने टाइम भी ये मतलब होता था, ये दिसंबर के टाइम पे इनकी मीटिंग रखी जाती थी, और दिसंबर के टाइम पे जब मीटिंग रखी जाती थी तो उस टाइम पे एक प्रेसिडेंट होता था जिसकी सुननी पड़ती थी। एक रूल ये भी था, मतलब वो कहा नहीं जाता, बट रूल ये था कि जिस जगह पे ये मीटिंग हो रही वहाँ का इंसान प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, सीधी बात है, बस ऐसा होता था। ये कहीं मेंशन नहीं है, बट हाँ ऐसा बोला जाता है, कई जगह मेंशन मिल जाएगा आपको कई बुक्स पे। तो ये जो दादाभाई नारोजी थे, ये 3 बार प्रेसिडेंट बनते हैं। सबसे पहले ये बनते हैं 1886 में, किससे? कलकत्ता सेशन में। कोलकाता क्यों नहीं बोल रहे सर आप? क्योंकि उस टाइम पे कलकत्ता ही था, ठीक है। 1886 में कलकत्ता सेशन में बनते हैं, 1893 में लाहौर सेशन में बनते हैं, और फिर कलकत्ता सेशन में दोबारा बनते हैं 1906 में। क्या सर ये इंपॉर्टेंट है? भाई देखो 1915 तक के जितने सेशन उनको तो रट लो मुँह ज़बानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं को जो बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। बस तो ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो याद रख लीजिए किसको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये बोला जाता है दादाभाई नारोजी को, ठीक है। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना तो उस टाइम पे ये भी थे, मतलब उनमें से मतलब एक्टिव लोग थे जिन्होंने आईएनसी को बनने में हेल्प की। कौन? दादाभाई नारोजी। और सर इनको बोला क्या जाता है? अभी तो आपको पता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस्टेब्लिश द लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में, इन्होंने लंदन इंग्लिश सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी को क्या करा? फॉर्म किया, ठीक है, 1865। सर ये भी ऊपर आपने पढ़ा है नहीं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा मन में रख लीजिएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब? 1866 में, ठीक है। फर्स्ट इंडियन मेंबर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, देखना ये इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके हाउस ऑफ कॉमन्स, जो यूके हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें 1890 में ये पहली बार इंडियन मेंबर, जो कि यूके के हाउस, लाइक हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा, ये सारी चीज़ें, तो उनमें जो लाइक ये जो बैठे ये पहले इंडियन थे, तो ये बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए, क्योंकि जो 1890 में यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके बैठे थे, मतलब उनके पार्लियामेंट का हिस्सा बने थे, मेंबर बने थे, और ये कौन थे? पहले इंडियन जो कि मेंबर बने यूके हाउस ऑफ कॉमन्स का। कब? 1890 में। नाम क्या था? दादाभाई नारोजी, ठीक है। बस इनको क्या बोलते हैं? ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज पर्सियन, भाई देखो ये पर्सियन थे, और इन्होंने काफ़ी जो मतलब जितना भी इन्होंने पैसा कमाया माया सारा का सारा इन्होंने इंडियंस के जो राइट्स, मतलब जो अधिकार थे और जो पढ़ाई थी उन पे लगा दिया, ठीक है। 3 फेजेस ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के 3 फेजेस पढ़ लेते हैं। सुनो। अच्छा ये बताइए दादाभाई नारोजी थे कौन, ठीक है। दादाभाई नारोजी कौन थे और उन्होंने कहाँ पार्टिसिपेट किया था? देखो वीडियो रिवर्स मत करना, और किस ईयर में पार्टिसिपेट किया था, साथ में आपको ये बताना है इनको बोला क्या जाता है, ठीक है। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही बताइए। ए ओ ह्यूम ने घर कहाँ पे लिया था वो ज़रूरी है नहीं, ये बताना है ए ओ ह्यूम का रिटायरमेंट कब हुआ था, ठीक है, इतना बताना है आपको।
3 फेजेस ऑफ कांग्रेस देख लीजिए। मॉडरेट फेज बेसिकली 1885 से लेकर 1905। सर ये मॉडरेट क्या होता है? मॉडरेट मतलब ये लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे भाई जो ब्रिटिशर्स हैं उनको पता नहीं है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, उनको पता चल जाएगा तो वो कहेंगे ओ भाई आपके साथ गलत हो रहा है, तो ये हमें क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें दे देंगे कि चलो भैया आप हम तुम्हारी सारी चीज़ें। इनको लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं बहुत अच्छे हैं, इनको पता था कि हम बना देंगे सिस्टम, पाड़ देंगे। किनको लगता था? एक्सट्रीमिस्ट लोगों को। इनको सीधा सीधा ये पता था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये बस कहने वाले हैं, ये मतलब लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले। कौन बोलता था? एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे। गांधी और मार्क्सिस्ट, जो गांधी और मार्क्सिस्ट का एरा आया उस टाइम पे लोग शांत रहते थे। ठीक, जो गांधी जी का एरा आया उस टाइम पे लोग शांत रहते थे, बस मतलब मूवमेंट्स पे काम करते थे। मूवमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? 1857 की जो वीडियो थी उसमें जो पहला टॉपिक था जिसको आपने डिस्कस किया था पहले पार्ट में, फर्स्ट लाइन की मतलब बेसिकली थर्ड लाइन थी, जिसमें हमने देखा था मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो बता दें, जब आदमी लोग शांति से मूवमेंट करता है बिना किसी रिवॉल्ट के या फिर गुस्से के, तो उसको मूवमेंट बोलते हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट लोग एकदम शांत थे, ये लोग थोड़े गुस्सैल थे, और ये लोग थोड़ा मतलब शांत थे, और ये लोग यकीन रखते थे कि उनको बात बताई जाएगी तो हो जाएगा काम। कौन? पहले वाले लोग। ठीक है, और ये वाले लोग, इन्हें पता था कुछ नहीं होने वाला, हमको लड़ना ही पड़ेगा, सीधी बात। मॉडरेट जो फेज के लोग थे वो वो पीसफुल मेथड्स कहते थे। पीसफुल मतलब कि भाई शांतिपूर्वकता से उनकी बात मानो, यार ब्रिटिशर्स अच्छे इंसान हैं हमारे, तुम जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे, बस उनको पता नहीं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा इनको लगता था। गोल्स क्या थे? ये चाहते थे कि हमारी सेल्फ गवर्नमेंट बना दी जाए, और मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनके अंदर ही हमारी वैसी गवर्नमेंट बना दो, बस सीधी बात। पता नहीं क्यों ये जो बिलीफ इनके थे कि ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, इनको भरोसा था कि भाई ये लोग हमारी मदद करेंगे, और ये ग्रेजुअली धीरे धीरे सारी चीज़ों को, इनको लगता था कि आज हम इतनी मानेंगे, कल हम इतनी मानेंगे, परसों इतनी मानेंगे, फिर हम इतनी मनवा लेंगे और धीरे धीरे चेंज ले आएंगे। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता था। ठीक है, लीडर ऑफ दैट फेज, उस टाइम के जो फेजेस के जो लीडर थे वो कौन से? दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। एक चीज़ और याद रखिए कि क्या सर इनको पता था कि ये लोग मॉडरेट? अरे नहीं भाई, वो तो हम लोग बाद में, लाइक जब हिस्ट्री बन गई ये सारी चीज़ों की, उसके बाद हमने देखा कि इस फेज से लेके इस फेज के लोग शांत रहते थे, तो बाद में हमने जाके बोला कि ये जो फेज है इसको हम लोग मॉडरेट फेज बोलेंगे। ये मतलब नहीं है कि उस टाइम पे जो दादा भाई नारोजी, उनको पता था कि हम मॉडरेट फेज वाले लोग हैं, उनको पता नहीं था। बेसिकली यही बात है, इतना समझ पा रहे होगे, इतनी अकल होगी आप लोगों में ना, ये सारी चीज़ें बाद में बताई जाती हैं ना, है ना। नहीं तो आप सोचो अलाउद्दीन खिलजी को सर पता था क्या कि वो दिल्ली सल्तनत का इंसान है? नहीं पता था। ठीक है, हाँ। एक्सट्रीमिस्ट फेज की बात कर लेते हैं। तो ये थोड़े भाई एग्रेसिव लोग थे, समटाइम्स वायलेंट मेथड के, मतलब कभी उन्होंने देखा कि भाई लाठी चाकू चलानी पड़ी तो चला दो भैया, हमको चाहिए आज़ादी, सीधी बात। जहाँ इनको लगा कि लाठी चाकू गोली बारूद जो चल पाए चला दो, सीधी बात। लेकिन ये ब्रिटिशर्स हैं, इनको निपटाओ, जितने निपटा पाओ उतने निपटाओ, ये समझ लो, सीधी बात ये है। ठीक है, वायलेंट मेथड्स का यूज़ करते थे इंडिपेंडेंस को पाने के लिए, मतलब ये चाहते थे कि हम जब वायलेंट मेथड्स का यूज़ करेंगे तभी हमको इंडिपेंडेंस मिलने वाला, ये इनके सामने भीख मांगने से, गिड़गिड़ाने से ब्रिटिशर्स हमको घंटा कुछ नहीं देने वाले। ये लोग ठीक थे, सही बताएं। ये लोग ज़्यादा बेटर थे, बट अगर आप सोच रहे हैं ये बेटर थे तो ऐसा कुछ है नहीं। जो पहले वाले लोग थे, अगर वो लोग ना आते तो ये लोग ना पाते। ठीक है, क्योंकि अगर वो पहले से भड़के होते तो ये जो आईएनसी बना था वो कुछ दिन बाद ही टूट जाता। ये भी तो सोचने वाली बातें हैं। तो जो भी हुआ टाइम पे हुआ, सही टाइम पे हुआ, सारी चीज़ सही टाइम पे हुई, है ना। गोल क्या थे कि भाई चाहते थे हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाए, और ये हाँ ब्रिटिश रूल से अलग, ये नहीं कि तुम्हारे अंडर में काम करने वाले ऐसे आदमी नहीं है हम, सीधी बात। एक्सट्रीमिस्ट फेज वाले लोग यही मानते थे। इनके जो बिलीफ थे वो ये थे कि ब्रिटिश रूल को इनहेरिटेंस ऑफेंसिव एंड बिलीव इन द नीड ऑफ इमीडिएट एक्शन। ये देखते थे कि ये भाई ये बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ, सीधी बात, और हमको इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, और हमको ब्रिटिश रूल से अलग होना पड़ेगा। इस टाइम के जो लीडर थे वो हम लोग याद कर सकते हैं सीधा, बाल, पाल और लाल से। सब बाल, पाल, लाल, मतलब बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो जाएंगे बिपिन चंद्र पाल, लाल से हो जाएंगे लाला लाजपत राय। और ये तीन मतलब अच्छे लोग थे, आप तीनों के बारे में सुने होंगे। तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। सर लाला लाजपत राय कहाँ के थे? पंजाब के थे। बिपिन चंद्र पाल कहाँ के थे? बंगाल के थे। सर ये याद ही नहीं होगा हमको। अरे सुनो ना, बी से बिपिन, बी से बंगाल, सर बी से तो बाल गंगाधर तिलक भी, तो वो आप याद कर लीजिए, महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, ठीक है। और लाला लोग जो कर रहे लोग, लाला लोग रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? पंजाब में रहते हैं। ठीक है, ठीक है। कि लाला भाई खेती हुई कि नहीं हुई? तो खेती कहाँ होती है? पंजाब में भाई। ऐसे ऐसे याद कर लिया करो थोड़ी चीज़ें। ठीक है, फिर आया गांधी जी का एरा। तो एडवोकेट नॉन वायलेंट, इन्होंने बोला कि देखो हम लड़ाई लड़ाई नहीं करते हैं, सीधी बात, हम सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह क्या होता है ये सारी चीज़ आप जानते हैं, नहीं जानते तो बाद में जाके हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। इनका गोल क्या था कि भाई पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमको मिलना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे हम इंडिया को कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और रिफॉर्म्स विद इन इंडिया। ठीक है, वही चीज़ें लिखी हैं एम्पराइज रोड वाले, मतलब वही सत्य और अहिंसा लेके चलेंगे, सोशल जस्टिस की बात करेंगे। उस टाइम के लीडर्स की बात करें तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस। ये सेफ्टी वॉल्व और लाइटनिंग स्ट्राइक वही है। ये कुछ मत पढ़िए, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ, उतना ही है, ज़्यादा डिटेल में उसको मत पढ़िएगा, बस मैं ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ। सेफ्टी वॉल्व ये था कि इन्होंने बोला कि भाई ये कुकर है, ये फटने वाला है कुछ दिन बाद, अगर तुमने आईएनसी नहीं बनाया। किसने ये बात किससे बोली, किसने किससे कहा, बताइए ज़रा। ये बात किसने किससे बोली थी कि अगर आपने आईएनसी नहीं बनाया तो 1857 जैसा रिवोल्ट आपको दोबारा देखने को मिल सकता है। ये बात किसने किससे कही? देखो आपको याद आ गया हो, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, मैं 2 मिनट बाद बता दूंगा आपको। तो देखो सेफ्टी वॉल्व होता था कि इन्होंने बोला था कि अगर हमने आईएनसी बना दी तो ये जितने भी लोग हैं सारे भड़के हुए लोग आईएनसी जाके बोलेंगे, और हम लोग ये जो आईएनसी वाले लोग हैं ये हमसे बोलेंगे, तो हम इनको थोड़ा मोड़ा उल्लू उल्लू बना के इनको ऐसा बोल देंगे। तो जब हम ब्रिटिश सारे लोग आईएनसी को ऐसे मना लेंगे प्यार से, तो आईएनसी वाले के जो लोग हैं जो कि भड़कने वाले थे वो नहीं भड़केंगे। तो वो समझ पा रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स तक बात पहुंचाने के लिए पहले आईएनसी तक बात जाएगी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस तक। किनकी? लोगों की बात। समझ पा रहे हैं ना? तो लोग जितने भी भड़के हुए हैं वो भड़क नहीं पाएंगे, वो आईएनसी पे जाके भड़केंगे, और आईएनसी ब्रिटिशर से जाके तमीज़ से बात करेगी, क्योंकि वो एक तो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, बहुत सारी चीज़ें। बट हुआ क्या, इनको डर था कि ये लाइटनिंग स्ट्राइक ना हो जाए, ये नहीं कि उल्टा पड़ जाए कि बाद में हमने जाके इसको बनने दिया और बाद में जाके हमें दिक्कत ये हो गई कि भाई अब इन्होंने हमको और दबा के रख लिया, कि कल तक तो ये हमसे डरते थे कि हम लोग अंडर चला देंगे, अब इन्होंने हमारा अंडर पकड़ा उल्टा, ये लोग हम ही पे चला रहे। कौन? ब्रिटिशर। तो उनके डर था कि ये जो सेफ्टी वॉल्व है ये भाई लाइटनिंग स्ट्राइक ना बन जाए, मतलब उल्टा हम पे ना पड़ जाए, है ना, बिजली ना गिर जाए हमारे ऊपर। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस इन मॉडरेट फेज, क्या आप ये पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए ऊपर ऊपर से। इनको डेमोक्रेटिक नेशनल मूवमेंट चाहिए था, पॉलिटिसाइज या पॉलिटिकल फालतू की चीज़ें सारी, आप एक बार पढ़ेंगे सारा क्वेश्चन में आ जाएगा, बट फिर भी चाहते हैं कि पढ़ें। ठीक है, इन्होंने हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया मूवमेंट्स के लिए, प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस एंड अमंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, जो अलग अलग टाइप के कंट्री के लोग थे उनसे बोला अच्छे रिलेशन बना के चलेंगे, ताकि कभी आगे जाके मूवमेंट करना पड़े या कुछ करना पड़े तो उसमें हेल्प हो जाए। ठीक है, डेवलप किया, प्रोपोगेट किया एंटी कॉलोनियल नेशनल आइडियोलॉजी, जो मतलब ये लोग थे ना, वो जो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी जो कि ब्रिटिशर्स की थी, तो उनके खिलाफ लोगों को थोड़ा मोड़ा भड़काएंगे, ये सारी चीज़ें। फॉर्मुलेट प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड बिफोर द गवर्नमेंट विद इन द व्यू ऑफ यूनिफाइंग द पीपल ओवर अ कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम। उन्होंने सीधा बोला कि जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी हम गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, जो भी लाइक कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम है उनके अकॉर्डिंग सामने रखा जाएगा, जो मोस्ट पॉपुलर डिमांड होगी, जो कि लाइक लोग जो मोस्ट पॉपुलर डिमांड उठाएंगे वो हम इनके सामने रखेंगे, ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे। ठीक है, डेवलप एंड कंसोलिडेट अ फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग पीपल इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड प्रोवेंस। तो भाई कोई कहाँ से आ रहा फर्क नहीं पड़ता, किसकी धर्म क्या है नहीं फर्क पड़ता, कास्ट क्या है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, कास्ट धर्म और कहाँ से आया बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, सीधी बात, नेशनल यूनिटी इंसान के अंदर आएगी, इसी को हम लोग प्रमोट करेंगे ताकि बाद में जाके हमको इंडिपेंडेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल पाए। केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशनल ऑर्डर, और धीरे धीरे हर इंसान के अंदर डालेंगे कि देश अपना है बड़े भाई। ठीक है, ऊपर पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेट पीपल, लोगों को बताएंगे कि भाई पॉलिटिक्स में हिस्सा लो ताकि लोग जागरूक हो, बस। ठीक है, पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं ये। ठीक है, तो सर क्या ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी? अरे हो जाने दो भाई, एक बार पढ़ना है, हो जाएगा। पहला जो पार्टिसिपेशन हुआ वुमेंस का वो कब हुआ? 1889 में। तो पहले ये है कि जो जीके सीरीज थी उसमें हम इसको कवर कर चुके थे। ठीक है, तो 1889 में पहला पार्टिसिपेशन हुआ। सर कांग्रेस कब बना? 1885 में बना था। ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू गिव स्पीच इन कांग्रेस सेशन में सबसे पहले स्पीच देने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? कदम्बनी गांगुली। 1970 में फर्स्ट फीमेल फॉरेन आयरिश प्रेसिडेंट, तो सबसे पहली जो फॉरेन थी जो कि आके जाके प्रेसिडेंट बनी वो कौन थी? एनी बेसेंट। और ये नाम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो नेम है ये इम्पॉर्टेंट नेम है। सबसे पहले कौन बनी? एनी बेसेंट बनी। 1925 में इंडियन कौन बनी? सरोजिनी नायडू बनी। कहाँ से? कानपुर से, या कानपुर की। और जो फर्स्ट फीमेल ब्रिटिश, सर जो ब्रिटिश की जो बनी वो कौन थी? नलिनी सेनगुप्ता। समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया, हमें पता है, समझ में नहीं आया, हम दोबारा समझा रहे हैं, सुनो। 1885 में कांग्रेस बन गई। हाँ सर बन गई, समझ में आ गया।
1889 में पहली बार पार्टिसिपेट हुआ वुमेन का, मतलब औरतें पहली बार कांग्रेस शासन में कब आई? 1889 में। अच्छा सर स्पीच देने का मौका कब दिया गया वुमेन्स को? सर ये दिया गया 1890 के सेशन में। 1890 का सेशन सर कब हुआ होगा? दिसंबर में हुआ होगा, आपको बताया था। हर साल दिसंबर के एंड में होते हैं, और अभी भी जो कांग्रेस के सेशन होते हैं कब होते हैं? दिसंबर में बेसिकली। एनी बेसेंट फीमेल फॉरेन मतलब ये कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। तो देखो ये इंडियन तो थी नहीं, एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। तो फिर इनको क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया। कब बनाया गया? 1917 में बनाया गया। याद कैसे रहेगा? पहली बात 1889 याद रहेगा। 1889 में अगर आप औरतों को बैठा लोगे तो भाई देखो उनकी बात करने की आदत बहुत होती है, तो उन्होंने उनको माइक पकड़ा दिया, तो मैडम जी ने क्या दे दी? स्पीच दे दी। एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद, ठीक है। एनी बेसेंट का भाई 1917 में। अब इसमें 8 ईयर्स अगर आप जोड़ देंगे तो फिर 1925 में कौन बना? सरोजिनी नायडू। और फिर से 8 ईयर जोड़ देंगे तो 1933 में कौन बना? नलिनी सेन गुप्ता। सर ये तो इंडियन नेम लग रहा है, पर नहीं भाई ये इंडियन नेम नहीं है, ये ब्रिटिश प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये ब्रिटिश थी सर, ब्रिटिश थी तो ये सर पहली कैसे हो गई? ये भी तो ब्रिटिश, ये ब्रिटिश नहीं है, ये आयरलैंड वाली हैं। अब यही चीज़ अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को 0.5 में करिए और दोबारा इस चीज़ को देखिए और आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है, ठीक है। और हाँ, पंडिता रामाबाई 1889 में जो पहली बार पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस सेशन में। तो हाँ, जो सबसे पहले हम लोग काम किसको देते हैं, जो सबसे पहला वर्ण माना जाता है, वर्ण सिस्टम बेसिकली समझ लीजिए, तो पंडित लोगों को दिया जाता है याद करने के लिए। और उसमें अगर नाम है राम जी का तो सबसे पहले तो आप ही को दिया जाएगा। तो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन हुआ उसमें सबसे पहले जो आई थी 1889 में, वो कौन आई थी? पंडिता रामाबाई। और ये सारी चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो गई। नहीं मानते तो चलो बताओ सबसे पहले कौन आया हुआ? सर सबसे पहले तो राम जी आएंगे, तो पंडिता रामाबाई 1889 में कौन आया था? सर ये तो अब वो बहुत जाना पहचाना लग रहा है, कदम्बनी गांगुली। हाँ, इनको स्पीच देने का मौका दिया गया था, चलो अच्छी बात है। सर उसके बाद फिर सीधा सा लंबा गैप था, कब? 1970 या 1960? सर 1917 था, क्योंकि सर हमें लगता है 1918 हो सकता है। देखो 1917, 1925, 1933। देखो जो 1917 है और ये जो 1923 है, एक सेकेंड, और 76 से 8, अच्छा 1925, 8 ईयर का बेसिकली डिफरेंस होता है। तो आपको बस 1917 याद रखना है। 1917 में किसको मौका दिया गया था? एनी बेसेंट को मौका दिया गया था। तो सर उसके जस्ट 8 साल बाद किसी को मौका दिया गया था। तो 1917 में अगर 8 साल जोड़ देंगे, लाइक देखो 1917 में 8 साल जोड़ देंगे तो 1925 आ जाएगा। और 1925 में किसको मौका दिया जाएगा? किसको मौका दिया जाएगा बताओ जल्दी से। सर ये तो सरोजिनी नायडू को। बहुत बढ़िया। तो फिर सरोजिनी नायडू के बाद भी तो 8 साल बाद किसी को मौका दिया गया था? हाँ सर दिया गया था। सर वो कोई गुप्ता थी, लेकिन सर वो ब्रिटिश, नलिनी सेन गुप्ता। हाँ बहुत बढ़िया, याद आ गया, बहुत बढ़िया। बस इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ ही लेते हैं, पढ़ क्या लीजिए, सुनिए। फर्स्ट वुमेन टू गिव स्पीच इन कांग्रेस सेशन में पहली बार स्पीच देने वाली बनी। फिजिशियन और डॉक्टर्स बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद करने की ज़रूरत है। फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट इन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। जो कलकत्ता से पहली जो ग्रेजुएट जो वुमेन थी वो कौन थी? कदम्बनी गांगुली। क्या ये बात इंपॉर्टेंट है? हाँ ये बात इंपॉर्टेंट, नीचे वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एनी बेसेंट देख लीजिए, एनी बेसेंट के बारे में ये देख लीजिए कि मेड हिस्ट्री 1917 में इन्होंने हिस्ट्री बनाई जब ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई। क्या किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सर ये 1917 में क्यों बन गई? क्योंकि 1916 में इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। जरा कोई कमेंट करके बताएगा? कोई लीग चलाई थी, लीग, जरा कोई कमेंट करके बता दीजिए। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन नॉट फॉर द, ठीक है। सीधी बात यह है कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन था किसमें था? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो उसमें लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। क्यों? क्योंकि बेसेंट के लिए अकेला नहीं था, क्योंकि वुमेन्स का पहली बार पार्टिसिपेशन हुआ, तो उस चक्कर में वुमेन्स के लिए भी बहुत सारा बड़ी बात थी। हर प्रेसिडेंसी मार्क द टर्निंग पॉइंट इन द फाइट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो इनका जो प्रेसिडेंसी जब ये बनी तो इन्होंने एक टर्निंग पॉइंट बना दिया कि इंडियन इंडिपेंडेंस में औरतों का भी हिस्सा है और उनको भी मतलब हाथ है और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सरोजिनी नायडू के बारे में जान लीजिए, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है। आईएनसी को कब 1905 में ज्वाइन किया था? एक सेकेंड रुकिए, अरे यार ये क्या हुआ? हाँ तो हाँ वही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये लगा कि ये इंडिया का लिखा है क्या, तो वो नहीं है, आईएनसी का लिखा हुआ है। फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है। आईएनसी की बात हो रही है, अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा चीज़ को, ओके। उसके बाद ज्वाइन आईएनसी 1905, बिकेम गवर्नर ऑफ यूपी की गवर्नर बन गई कब? 1947, जब देश आज़ाद। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई तूने बहुत काम किया है, ऐसा करते हैं कि तुमको उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा जो हमारा प्रदेश, उसका गवर्नर बना देते हैं पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। और आईएनसी को कब ज्वाइन किया था? 1905 में। 1905 में एक चीज़ और बहुत फेमस सी हुई थी, जरा कोई कमेंट करके बताएगा?
और अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ तो आप वीडियो को 1.75 में सॉरी 0.75 में कर लीजिएगा, ठीक है। सरोजनी नायडू 1879 से लेके 1949 वॉज अ रिनोड इंडियन पोएट पॉलिटिशियन। ये इंडियन पोएट थी, पॉलिटिशियन थी और वुमेन्स राइट के लिए बहुत लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, मतलब बहुत झांसी वाली रानी थी ये सरोजनी नायडू। नंदली सेन गुप्ता, सर इनके बारे में क्या जाना जरूरी? वैसे देखो जरूरी कुछ नहीं है, छोड़ो फिर, जरूरी नहीं है तो क्यों ही जान लीजिए। पार्टिसिपेट किया पहले कह दो जानो नहीं, फिर बताने लगते हो तो सुनो भाई ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं चाहता कि भाई क्वेश्चन बिक जाए बाद में जाके आप हमसे लड़ो कि सर वो बता देते, वहीं से क्वेश्चन फंस गया। तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920 में ज्वाइन की। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 1922 में उसमें ज्वाइन किया। पार्टिसिपेट किया सॉल्ट मार्च में और पार्टिसिपेट किया क्विट इंडियन मूवमेंट में। ब्रिटिशर्स इन कांग्रेस, सर कितना याद करना पड़ेगा क्योंकि वो आ रहे हो भाई, मत बुलवाओ मुझसे ये सारी चीज़, बट हाँ याद करना पड़ेगा। ये तो रट ही लीजिए, टाइम तो रट ही लीजिए, बाकी इनके बारे में डिटेल में बिल्कुल मत जाइए, टाइम रट लीजिए। मतलब हाँ रट ही लीजिए, बाद में याद करा देंगे, बट ये पढ़ने वाला टॉपिक है, समझने वाला है, इसलिए समझा रहे हैं। अगर रटवाने वाला होता तो एक एक चीज़ें करके रटवा देते। आपको जी के सीरीज में सारी चीज़ें रटवाते हैं ना, बहुत दिन से लेक्चर नहीं आया था इसलिए ज़रूरी था। 1888 में जॉर्ज यूले आए, 1889 में विलियम वेयरबुरन आए, ठीक है। तो सर ये क्या, इनको देखें रट लो भाई, सीधी बात, इनमें क्या ही समझा, आपको क्या याद करें। 1894 में अल्फ्रेड वेव आए और 1904 में सर हेनरी कॉटन आए, ठीक है। सर ये तो औरतों जैसे इनके काम लग रहे हैं, क्योंकि 1889 में जस्ट एक साल बाद वो हमारी आ गई थी, कौन आ गई थी 1889 और 1890 में कौन वोमेन का क्या पार्टिसिपेशन था, जरा कमेंट करके बताइए, ठीक है, बताइए। सर आपने ये क्यों कहा कि ये औरतों जैसे लग रहे हैं? क्योंकि 1889 और 89 इनमें भी एक ही साल का डिफरेंस है, और जो औरतों बेसिकली जो वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन था उसमें भी एक ही साल का डिफरेंस था, ओके। और इनमें उसके बाद 1894 से लेकर 1905 में 10 ईयर का डिफरेंस है, उससे याद करिएगा। याद नहीं कर पाएंगे सर, भूल जाएंगे, तो पहले एक साल का डिफरेंस था, फिर 10 ईयर्स का 1 × 10 का डिफरेंस हो गया, बस, ठीक है। देखो ज़बरदस्ती की बातें हैं, याद आप ही को करना पड़ेगा, दिमाग आप ही को लगाना पड़ेगा। तो सर क्या सब लर्न करना है? नहीं भाई, जब ये INC पूरा पढ़ लेंगे ना, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQs, उन सबको देखिए और उसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं उनको पढ़िए। सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार समझने की ज़रूरत है, इसलिए आपको पूरा लेक्चर दिया जाता है। आपको हर चीज़ याद नहीं करनी होती है, ये ज़रूरी था। वुमेन्स पार्टिसिपेशन ज़रूरी था। उससे पहले कौन से मूवमेंट थे, लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, वो ज़रूरी थे। वो ज़रूरी नहीं थे जो हमने पढ़ा था, सेफ्टी वॉल्व और ये, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस AOU हम जानते ही हैं आप। जॉर्ज यूले की बात करें तो पता नहीं क्या लिखा है, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, इसको देख लीजिए। विलियम एक्टिव मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, एंड ये प्रेसिडेंट बने, ठीक है, वो टाइम है। कब बने थे? 89 में, और कब बने थे? 99 में। देखो लिखा हुआ है ना, ये देख लीजिए, कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट बने। हेनरी कॉटन के बारे में लिख लीजिए, 1845 से 1915, पॉलिटिशियन एंड सपोर्टर ऑफ इंडियन सेल्फ रूल, ठीक है, ये पॉलिटिशियन थे और सपोर्ट कर रहे थे इंडियन सेल्फ रूल को। अल्फ्रेड वेब इंपॉर्टेंट नेम है, याद रख लीजिएगा। आयरिश नेशनल, ये आयरलैंड से थे, ठीक है, एंड सपोर्ट कर रहे थे इंडियन होम रूल को, ठीक है, होम रूल लीग को। एनी बेसेंट 1847 से लेके 1933, ये थियोफ, अच्छा इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, बाद में पढ़ेंगे। ये बेसिकली भगवान वगैरह चीज़ों से रिलेटेड थी, थियोफिस्ट, उसी से इंपॉर्टेंट है, उसी रिलेटेड चीज़ें हैं, और इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं 1916, जब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, होम रूल लीग के बारे में। वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट थी एंड प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, कब? 1917 में बनी, जो कि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। चार्ल्स वर्गदुला, क्या है ये ब्रैड लाफ, ठीक है, चार्ल्स ब्रैड लाफ, ये अलग से हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दी, सीधी बात, छोड़ दीजिए। अब ये जो कांग्रेस के सेशन है ये लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सर इतना लंबा वीडियो हो गया है, ये भी करा दो सर, काहे को दिमाग खा रहे हो? देखो भाई, एक चीज़ ये हो सकती है कि देखो हमारी भी मजबूरी है, समझिए आप, कि सेशन तो आपको कवर करा देंगे, बट उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद से कर लेंगे। हाँ सर हम क्वेश्चन खुद से कर लेंगे, आप बस हमें ये करा दीजिए पहले पूरा इसका अलग से वीडियो बना देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया भाई, 50 मिनट का हो चुका है, बात मानिए, इसका अलग से वीडियो बना देंगे, और वीडियो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, सच में कसम से वादा कर रहे हैं आपसे, 1-2 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, पक्का आ जाएगा, 1 या 2 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगा। और यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर अगर यही इंपॉर्टेंट है तो इतने ऊपर से ये सब क्या पढ़े, वो इंट्रोडक्शन था पूरा,
सर इतना बड़ा इंट्रोडक्शन होता है? हाँ होता है। उससे पहले आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सारी चीज़ें जान गए, और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं इंडियन नेशनल सेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में सर हम स्कैम नहीं करें आपके साथ भाई, वो सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। आप जब PYQs और मॉक सॉल्व करेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस दिखेंगे, तब आप बोलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लेक्चर्स हम लोग कंटिन्यू करते रहें डिटेल में जो लेक्चर कवर करने का, वो इसलिए हम लोग कवर करते हैं कि आप एक बार डिटेल में चीज़ें जान पाए और आपको हिस्ट्री रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब आप ये सारी चीज़ें समझ गए हैं, क्या कब आया, क्यों कैसा आया, कैसे फॉर्मेशन हुआ। जब ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे ना, तो आपको सेशन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हिस्ट्री आगे पढ़ पाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी अगर आपको ऊपर पढ़ाते थे कि ये अकेले सेशन अकेले पढ़ दो, निपटा दो, तो भाई रटते ही रह जाते, दिमाग ख़राब हो जाता। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी मोहब्बत और आपका प्यार ही हमारे लिए हमारा सपोर्ट होता है। आप जितना इसको प्यार करेंगे वीडियो उतना जल्दी आ जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि ये लेक्चर लाइक अभी मैं 3:47 PM पे बना रहा हूँ, और हो सकता है कि रात को ये 8 बजे लाइक आपके सामने आ चुका होगा लेक्चर। और सेम चीज़ तो ये लेक्चर दूसरा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लेक्चर है, इसको हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे रात के 9 ही बजे रिकॉर्ड कर देंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा आता है, सपोर्ट इतना अच्छा, लाइक 300 व्यूज़ क्रॉस कर जाती है वीडियो जल्दी से, और आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखते हैं और आपको चीज़ें समझ में आती है, तो ज़रूर क्यों नहीं बनाएंगे, ठीक है। रही बात हिंदी के नोट्स, तो हिंदी के नोट्स ये हैं, ये सारा का सारा आपको कहाँ मिल जाएगा, ये सारा का सारा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चाहते तो ये पूरा का पूरा कांग्रेस हम सिर्फ 10 मिनट के अंदर कवर कर सकते थे। उसके बाद सारा का सारा आपको रटना पड़ता, कभी भी समझ में नहीं आता। बट आप चाहेंगे तो दूसरे यूट्यूबर्स को भी देखेंगे और दूसरे लोगों टीचर्स को भी देखेंगे, तो भाई वो 10 या 15 मिनट में ही कांग्रेस को ख़त्म करेंगे। बहुत ज़्यादा जाएंगे तो 30 मिनट। बट भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, कहीं से क्वेश्चन कभी फंस जाए तो रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमने कवर किया है। होप कि आप ये चीज़ें समझेंगे, और डिटेल वाली जो सीरीज़ है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब जो हिस्ट्री की, उसको भी पढ़ेंगे। इससे पहले मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के काफ़ी लेक्चर पढ़े हुए हैं, चैनल पे देख लीजिए। इससे पहले हमने 1857 रिवॉल्ट कवर किया था, उसके भी लेक्चर पढ़े हैं, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की, दोनों में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आप ऐसे ही लेक्चर फॉलो करना चाहते हैं तो सपोर्ट दिखाइए वीडियो पे। एम करते हैं 50 लाइक्स का। अगर 50 लाइक्स हो जाते हैं तो वीडियो हाल सेकंड वीडियो अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको पसंद आ रही है, और पसंद नहीं आ रही है तो कमेंट में अपना जेन्युइन और प्रीमियम फीडबैक और वो सारी चीज़ें दे दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।